Good morning, student. Today's topic is fundamental concept under Income Tax Act 1961. तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट कब का है 1961 का. So shall we start? So the first question is always come to our mind that what tax exactly is. Tax है क्या? तो tax is a compulsory contribution to state revenue. किसका है कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन? स्टेट रेवेन्यू का. लेवीड बाय द, लेवीड मतलब होता है लगाना, लेवीड बाय द गवर्नमेंट ऑन वर्कर्स इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स. तो यहाँ पर गवर्नमेंट उस इनकम पर टैक्स लगाएगी जो या तो इनकम के तौर पर अर्न किया जाएगा या बिजनेस प्रॉफिट या प्रोफेशन के तौर पर अर्न किया जाएगा, और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शन. इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर उन चीजों, उन गुड्स और सर्विसेज पर ऐड होगा, उन ट्रांजेक्शन पर ऐड होगा जो हम मॉनेटरी टर्म्स में कर रहे होंगे. इट मे बी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. या तो ये डायरेक्ट टैक्स होगा यानी कि आपसे डायरेक्टली लिया जा रहा है, या इनडायरेक्ट टैक्स होगा यानी कि आपसे इनडायरेक्टली लिया जा रहा है. अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स सच एज इनकम टैक्स which is levied on income or profit of a person who paid rather than a goods or service tax. तो यहाँ पर आपकी इनकम पर डायरेक्टली आपसे टैक्स लिया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपकी इनकम पर डायरेक्टली जो टैक्स लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी गुड्स पर या सर्विस पर, अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स आपसे लिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. मैंने यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दिखाया हुआ है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स आप लोग समझ गए होंगे जो आपसे डायरेक्टली लिया जा रहा है. इनडायरेक्ट टैक्स वो हुआ जब से डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है. ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल हो गए सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया एंड जीएसटी हो गया. तो अभी कंबाइनली किस में आते हैं? जीएसटी में. तो बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, वहीं इनडायरेक्ट का जो बर्डन है वो सारे ही पर्सन पर वेरी करता है. आइदर वी आर अर्निंग और नॉट अर्निंग और रिटायर्ड. कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी सामान परचेज करेगा, कोई भी सर्विस अवेल करेगा, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा. There are some important definition we have to consider while calculating tax. So हमें कुछ definitions बहुत जरूरी है पढ़ना टैक्स की कैलकुलेशन के लिए. तो फर्स्ट डेफिनेशन होती है हमारी, ये टैक्स लगता किस पर है? फर्स्ट पॉइंट, तो द टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन पर्सन. भाई इंडिविजुअल है, इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको टैक्स देना जरूरी होता है. The income tax is charged in respect of total income. किस पे लगेगा? Total income of the previous year of every person. Here the person means individual, HUF, association of person, company, firm, local authority, artificial jurisdiction person, not falling in any of preceding category. तो यहाँ पर जो पर्सन है, जो व्यक्ति हैं जिनको इस डेफिनेशन में कैलकुलेट किया गया है, इंडिविजुअल हुए, आप या मेरे जैसे लोग हुए, HUF हुए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग हुए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुए, कंपनी हुई, फर्म हुई, लोकल अथॉरिटी हुई, या फिर आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन हुए, जिनको ये टैक्स देना पड़ता है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज असेसी, that is prescribed under section 2 subsection 7 of income tax act. तो असेसी में हम उन सारे पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं जिनकी इनकम पर इनकम टैक्स की सारी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, वो हमारे क्या कहलाएंगे? असेसी. सो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम आर नोन एज असेसी. यहाँ पर वो सारे व्यक्ति इंक्लूड करे जाएंगे जो इनकम अर्न कर रहे हैं, either from profit, either from business, either from employment or from any other sources, shall be considered as assessee. यहाँ पर assessee होंगे who is deemed to be an assessee under this act, जो एक्ट के अंदर assessee माने गए हैं, या deemed to be as an assessee in default, या फिर एक तरीके से गलती से हमारे असेसमेंट की कैलकुलेशन में वो
आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे एसएससी। सो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर। कौन से सेक्शन में प्रिस्क्राइब है, सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो प्रीवियस ईयर क्या कहता है, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो हमने जिस ईयर में इनकम अर्न करी है दैट इज आवर प्रीवियस ईयर, और उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे किस में, हमारे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि हमारे असेसमेंट ईयर में, राइट। तो यहाँ पर एक नोट दे रखा है, ऑल एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च एज अ प्रीवियस ईयर। दिस इनफॉर्म प्रीवियस ईयर हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम। तो इन शॉर्ट प्रीवियस ईयर क्या हुआ, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न करी है वो हमारा प्रीवियस ईयर हुआ, और उस पे कैलकुलेशन हम कब करेंगे, हमारे असेसमेंट ईयर पे। और हमारा फाइनेंशियल ईयर तो एज यू ऑल नो अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में प्रिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। Assessment year means the period starting from April 1st and ending on March 31st next year. तो हम असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर में किए गए ट्रांजेक्शन की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर बोथ आर सिमिलर। इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसी इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलेवेंट फाइनेंशियल एक्ट। इनकम टैक्स में हमारी मेन डेफिनेशन हुई इनकम की, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में प्रिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिकली इनकम्स को इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड गेन, डिविडेंड, voluntary contribution received by trust, perquisites, any special allowances or benefit, city compensatory allowance, any other benefit, perquisites to a director, any benefit, any sum chargeable under section 28, 41, 59, capital gain, insurance, profit, banking income of cooperative society, winning from lottery, employee contribution, amount received under given insurance policy, and amount exceeding 50,000 by way of gift received by any individual or HUF। ये इनकम होती क्या है, ये आपको आगे डिफाइन किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रॉस टोटल इनकम की, जो प्रिस्क्राइब है अंडर सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पर हम सारी इनकम को सम अप करेंगे, तो वो क्या बन जाएंगी, ग्रॉस टोटल इनकम। सो आपकी इनकम कहीं से भी हो, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारी इनकम इंक्लूड होगी क्या बन जाएंगी, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। यही आगे चल के टैक्सेबल इनकम काउंट होंगी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, जो हमारे टोटल इनकम का सेक्शन है। टोटल इनकम मींस द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम referred to in section 5 computed in the manner laid down in the act। यानी कि आपकी टोटल इनकम को किस तरीके से काउंट किया गया है वो इस सेक्शन में डिफाइन है। In other words, it is income after allowing the deduction under 80C to 80U। इनमें आपकी जितनी भी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से ये डिडक्शन माइनस कर दिए जाएंगे। डिडक्शन इज एडवांटेज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एसएससी। तो यहाँ पर आपकी टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम कैसे अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करें, ठीक है। टोटल इनकम पता होगी तभी तो आप पर टैक्स लगाया जाएगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे होंगे। सेकेंड है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ है आपका कैपिटल गेन, यानी कि आपने कोई कैपिटल गुड खरीदी है या बेची है, आइदर लैंड, शेयर, गोल्ड, कल्चर, ये है आपका कैपिटल गेन। और फिफ्थ है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक आपकी किसी भी और अदर सोर्सेज से इनकम होती है तो वो फिफ्थ
नंबर की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। इसके बाद आपके लेस किए जाएंगे जितने भी आपके लॉसेस हुए हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो आपकी निकल के आ जाएगी क्रॉस टोटल इनकम, जिसमें से आप डिडक्शन माइनस करेंगे, जो मैंने अभी टोटल इनकम के टाइम पे बताए थे डिडक्शन 80C to 80U, जो हमारे लिए एक एडवांटेज है, एक एसएससी के लिए एडवांटेज है, उनको लेस किया जाएगा, जिससे कि हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। So that's all from my side today. Thanking you, ACS Priya Gupta. Thank you. Have a nice day.